हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी सीजी टेट और शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए हमने विज्ञान के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा किए हैं। इसमें आज हम अपना क्लास 3 परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परमाणु और अणु में इसको जानने से पहले सबसे हम पदार्थ के बारे में जान लेते हैं, है ना। पदार्थ यानी मैटर क्या होता है, ठीक है। तो पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें द्रव्यमान हो एवं जो स्थान घेरता हो, ठीक है। ऐसे ऐसे कण जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरता हो, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हम पढ़ते हैं, है ना। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हम पदार्थ की पढ़ते हैं। कौन कौन से? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होते हैं? ठोस अवस्थाओं में जो कण होते हैं वो अत्यंत पास पास होते हैं, ठीक है। और कण के अत्यंत पास पास होने का रीज़न क्या है? कि उसमें बहुत ही प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके वजह से ठोस का जो आकार है वो निश्चित होता है, लेकिन और आयतन भी क्या होते हैं इसके? निश्चित होते हैं, है ना। ठोस के आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, क्योंकि ये प्रबल आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, ठीक है। दूसरा हम द्रव देखते हैं। द्रव में क्या होता है कि इनके जो अणु रहते हैं, इनके जो कण रहते हैं, वे क्या होते हैं? अपेक्षाकृत दूर दूर रहते हैं, है ना। जिसके वजह से इसमें जो आकर्षण बल है वो कम प्रबल रहता है, ठीक है। इनका आकार तो निश्चित होता है ना। द्रव का आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है इसका? निश्चित होता है, ठीक है। द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है इसका? निश्चित होता है। इसके बाद आता है हमारी तीसरी अवस्था, गैस। इसमें क्या होते हैं? जो कण हैं वो अत्यधिक दूर दूर होते हैं, है ना। दूर दूर में फैले रहते हैं, जिसके वजह से इसमें जो आकर्षण बल होता है वो दुर्बल होता है, ठीक है। और गैस का न ही आकार और न ही आयतन अनिश्चित होते हैं, ना। आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, ठीक है। तो हम कभी कभी घनत्व के रूप में भी पूछ दिया जाता है ना। घनत्व की दृष्टि से सॉलिड का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड का, फिर गैस का, ठीक है। कभी कभी संपीड़न, है ना, संपीड़न कंप्रेसिबिलिटी के हिसाब से भी पूछ देते हैं। तो इसमें क्या होता है? गैस को सबसे ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पदार्थ की कुछ अवस्थाएं। अभी तक हमने जो है 3 अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ा था, लेकिन पदार्थ की 2 और अवस्थाओं की खोज कर ली गई है। इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सी अवस्था आती है? चौथा आती है हमारी अवस्था प्लाज्मा, ठीक है। चौथा कौन सी आती है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कैसी अवस्था है? देखिए, उच्च ताप पर संभव होती है ना। ये जो अवस्था होती है वो उच्च ताप पर संभव होती है, जैसे सूर्य वगैरह है ना। इसमें नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन ये सारे होते रहते हैं, मतलब ताप बहुत ज़्यादा उच्च होता है। तो प्लाज्मा जो है जनरली सूर्य पर या जहाँ पर उच्च ताप होती है वहाँ पर संभव होती है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें जो कण की अत्यधिक ऊर्जा है ना, वो निहित होती है, ठीक है, जिसकी वजह से अधिक ऊर्जा इसमें उत्तेजित होती है, ठीक है। ये कण जो है आयनीकृत गैस के फॉर्म में होते हैं, है ना। ये जो कण होते हैं प्लाज्मा के, वो कैसे होते हैं? आयनीकृत गैस के फॉर्म में होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब है ना, नियान बल्ब है, इसमें भी क्या होते हैं? हल्की मात्रा में कण जो निकलते हैं, जो प्लाज्मा कंडीशन में होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के कारण सूर्य व तारों में चमक होती है ना। प्लाज्मा सूर्य और तारों में होती है, जिनकी वजह से उसमें क्या होती है? चमक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है 5वीं अवस्था हमारी, BEC, जिसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने पर क्या मिलती है हमको? BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, की अवस्था जो है प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हो गया पदार्थ की अवस्था का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं परमाणु और अणु का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखिए, परमाणु और अणु जो है ना, पदार्थ की विभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम हमको 500 ईसा पूर्व में ही पता चल गया था, ठीक है। पदार्थ की जो विभाज्यता है कि पदार्थ कितने तक विभाजित हो सकता है, उसके बारे में हमें 500 ईसा पूर्व पहले ही ज्ञात हो गई थी, ठीक है। लेकिन हम इसको सिद्ध नहीं कर पाए थे, ठीक है। और इसको ज्ञात किसने किया था? महर्षि कणाद ने, है ना। महर्षि कणाद ने क्या बताया था कि यदि पदार्थ को विभाजित करते जाएं, ठीक है, यदि हम पदार्थ को
जो है टुकड़ों में बांटते जाएं, विभाजित करते जाएं, तो यह बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है और अंत में एक ऐसी सीमा आती है जब यह विभाजित नहीं होता। ठीक है, तो यही अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। चूँकि महर्षि कणाद पहले नहीं पता था कि उनको हम क्या बोलेंगे, है ना, बस उन्होंने बताया था कि हम विभाजित करते हुए जाएंगे छोटे छोटे कणों को, तो क्या हो जाती है, एक अंत में ऐसी सीमा आती है कि वो विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने उसको एक अविभाज्य कण कहा, लेकिन उसका नाम नहीं दिया। ठीक है, नाम किसने दिया हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, ठीक है, जिसको हम अविभाज्य कण कहते हैं, वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि कुछ इसके नियम हैं, है ना। कोई भी कण है, कोई भी परमाणु है, ठीक है, ये अविभाज्य कण होते हैं, तो कौन कौन से नियम का पालन करते हैं ये जो कण परमाणु पदार्थ होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इस नियम को किसने दिया था, लेओज़ियर और प्राउस्ट ने दिया था। लेओज़ियर हैं जिसको अपन फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के जनक जो है कहते हैं। ठीक है, तो पहला नियम इन्होंने बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोला था इसने, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात अभिक्रिया के प्रारंभ में व अंत में द्रव्यमान का जो मान है वो कैसे होता है, नियत होता है ना। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन का जो कितना होता है, कार्बन 12 होता है ना, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 होता है। तो देखिए 44 टोटल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लास्ट में कितना बन रहे हैं, कार्बन का 12 प्लस ये 32 यानी टोटल 44 ही बन रहे हैं, है ना। 44 पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 44 ही बन रहे हैं, मतलब इसमें द्रव्यमान ना तो उत्पन्न हो रहा है और ना ही नष्ट हो रहा है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी के हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, दूसरा नियम आता है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। किसी रासायनिक संयोग में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से सदैव निश्चित अनुपात में रहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे जल है ना, H2O है ना, इसको यदि हम बांटें तो 2:16 होता है, इसको कटाएंगे तो 1:8 आती है। तो ये जो जल है, चाहे वो वर्षा का जल हो या मृदा में उपस्थित जल हो या कहीं भी हो, चाहे भारत में कोई जल हो या अमेरिका में कोई जल हो या किसी भी देश में कोई जल हो, है ना, सभी का जो अनुपात है वो क्या होता है, निश्चित होता है, हमेशा निश्चित अनुपात में ही रहता है। इसको अपन क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं परमाणु के बारे में। ठीक है, 500 ईसा पूर्व में कणाद ने बताया था कि अविभाज्य कण होते हैं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया था। तो इनका जो नाम है, परमाणु का जो नाम है, वो किसने दिया, सर जॉन डाल्टन ने परमाणु के अविभाज्य कण के बारे में बताया। इसलिए हम परमाणु के खोजकर्ता के रूप में किसको जानते हैं, जॉन डाल्टन जी को जानते हैं। ठीक है, क्या बताया था इन्होंने कि सभी द्रव्य या पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिल करके बने होते हैं और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, हम परमाणु कहते हैं ना। परमाणु क्या है, एक अविभाज्य सूक्ष्म कण है। किसी भी तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं, ना। कोई भी तत्व है, एक समान तत्व है, उनके जो परमाणु होते हैं वे और उनके गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, अब अणु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परमाणु परस्पर मिल करके या रासायनिक संयोग या आकर्षण से जुड़ करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं ना। दो परमाणु मिल करके क्या बनाते हैं, एक अणु की निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक हाइड्रोजन का परमाणु है ना, एक हाइड्रोजन के परमाणु के साथ मिल करके क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, लेकिन जब ये रासायनिक संयोग कर लेते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और कोई भी चीज़ यदि आपस में जुड़ जाए तो वो क्या बन जाता है, स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है ना। तो इसलिए जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, लेकिन अणु क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है अणु और परमाणु में, उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इससे बहुत ही कम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, अचानक से आ गया तो आ गया। ठीक है, तो कैसा लगा आप क्लास ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।